हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट जो भूगोल है। भूगोल के प्रथम सेमेस्टर का जो पेपर होता है उस पेपर का नाम है भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है, फिजिकल जियोग्राफी। तो फिजिकल जियोग्राफी का हमने, अगर आपने सिलेबस नहीं देखा तो सिलेबस की हमने वीडियोस बना दी है, प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियोस बना दी है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 की हमने पहले से ही वीडियो बना दी है। एक एक वीडियो में हमने सारी यूनिट्स को कंप्लीट डिस्कस किया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट की लिंक को जैसे ही ओपन करेंगे, सारी वीडियोस उस प्लेलिस्ट में बहुत ही व्यवस्थित क्रम में दर्शाई गई हैं, रखी गई हैं, और आपको सारी वीडियोस बहुत ही सिस्टमेटिक वे में देखने को मिलेंगी और आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 6 को। यूनिट 6 में हमें पढ़ना है वायुराशियाँ क्या होती हैं, वाताग्र क्या होते हैं, चक्रवात यानी साइक्लोन क्या होते हैं, प्रति चक्रवात, आर्द्रता और वर्षा। इन सभी चीज़ों के विषय में हमें यूनिट 6 में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस यूनिट को। सबसे पहले पढ़ेंगे हम वायु राशि क्या है। वायु राशि क्या है? ये किसी एक विशेष स्थान पर जो मंडल है, वायुमंडल की गतियों, तापमान एवं आर्द्रता आदि की दशाओं के कारण वायु की एक ऐसी विशाल राशि इकट्ठा हो जाती है जिसकी तापक्रम एवं आर्द्रता संबंधी विशेषताएं काफ़ी समय तक, काफ़ी ऊंचाइयों तक, काफ़ी विस्तृत भाग तक समान होती है। इस प्रकार के वृहद राशि को हम इनकी क्या कहते हैं, वायु राशि, एयर मास कहते हैं। ठीक है, तो वायु राशि क्या है? एक तरीके से इनकी एक विशेष क्षेत्र स्थलखंड जहाँ पर वहाँ की वायु की गतियों के कारण, जो गतिविधियों के कारण वहाँ का जो तापमान, टेम्परेचर, आर्द्रता, दबाव आदि ये सारी संबंधित जो दशाएं हैं वो काफ़ी ऊंचाइयों तक, काफ़ी विस्तृत भाग तक, 36 स्थल तक, 36 दूरियों तक समान हो, ऐसे विस्तृत राशि को यानी कि वायु राशि कहते हैं। वायु राशि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वायु राशि कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं अब वायु राशि की विशेषताएं क्या हैं। जैसे कि वायु राशि की विशेषताएं, ये विभिन्न ऊंचाइयों पर आर्द्रता जो होती है और तापमान संबंधी जो दशाएं होती हैं वो क्या होती हैं? समान होती हैं। इनका क्षेत्र जो होता है बहुत विस्तृत होता है, बहुत बड़े भागों में फैले हुए होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये समस्त जो वायु राशियाँ होती हैं किसी न किसी धरातलीय पवन तंत्र से संबंधित है, किसी न किसी वायु तंत्र से जो संबंधित होती हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं वायु राशियों की उत्पत्ति क्षेत्र जो होते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से? जैसे कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के सागरीय भागों में जो होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, उपध्रुवीय क्षेत्रों में, आर्कटिक क्षेत्रों में, ये जैसे ग्राफ में आप देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं वायु राशियों का वर्गीकरण, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर जो वायु राशियों का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें दो वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण में कई आधार हैं, यहाँ पर हम दो पढ़ते हैं, आगे हम काफ़ी डिटेल में और देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय वायु राशि जो है और ध्रुवीय वायु राशि। उष्ण कटिबंधीय वायु राशि यानी कि ऊष्मा के आधार पर, यानी कि गर्मी के आधार पर, एक तरीके से तो एक महासागरीय हो सकता है और एक हो सकता है महाद्वीपीय। और इसी तरीके से ध्रुवीय वायु राशियाँ जो होती हैं उसमें भी महासागरीय हो सकती है और महाद्वीपीय हो सकती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं तापमान के आधार पर। अभी आपको उतना नहीं समझ में आया, आगे हम और देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा, आप निश्चिंत हो जाइएगा। आगे हम और अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो तापमान के आधार पर वायु राशियाँ जो होती हैं, अब देखते हैं तापमान के आधार पर। तो तापमान के आधार पर दो प्रकार की वायु राशियाँ होती हैं, एक तो ठंडी वायु राशियाँ, एक होती हैं गर्म वायु राशियाँ। ठीक है, एक शीत वायु राशियाँ, शीतल वायु राशियाँ, और एक उष्ण वायु राशियाँ होती हैं। ये कैसे होती हैं? मतलब कि ये जब धरातल जो होता है, जो धरातल होता है ना, धरातल का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाए, ज़्यादा हो, किससे? वायु राशि के टेम्परेचर से, तो वहाँ पर शीत वायु राशि होगी, क्योंकि वायु राशि का टेम्परेचर कम है धरातल से। और जब धरातल का टेम्परेचर क्या हो, एक तरीके से अधिक हो, सॉरी, जो कम हो, मतलब कि धरातल का जो टेम्परेचर है वो कम हो और वायु राशि का टेम्परेचर अधिक हो, तो वहाँ पर क्या होगा, एक तरीके से वहाँ गर्म वायु राशि होगी, उष्ण वायु राशि होगी। अब देखते हैं वायु राशियों का ऊष्मागतिक परिवर्तन जो होता है। ऊष्मागतिक परिवर्तन के आधार पर यहाँ पर ऊष्मागतिक परिवर्तन में एक ठंडी वायु राशि होती, एक गर्म वायु राशि होती, और यांत्रिक यानी कि स्थिति, चलन, गतियों के आधार पर, गतिविधि के आधार पर एक स्थिर वायु राशि होती, एक अस्थिर वायु राशि यानी कि स्टेबल वायु राशि होती है एयरमास, और अनस्टेबल होती है। ठीक है, स्टेबल को एस से डिनोट करते हैं और इसको अनस्टेबल को यानी कि अस्थिर वायु राशि को यू से डिनोट करते हैं। आगे हम देखते हैं वायु राशि जो होती है, एयर मास क्या होते हैं, इसके विषय में थोड़ा हम और डिटेल में देखते हैं। वायु राशि जो होती है, वायुमंडल का एक बड़ा सा क्षेत्र होता है, घना सा हिस्सा होता है। ठीक है, तो वायु राशि क्या होती है? एक घना सा क्षेत्र, वायु का एक हिस्सा होता है, वायुमंडल का एक हिस्सा होता है, जहाँ पर क्या होता है, वायु राशि के भीतर तापमान और आर्द्रता जो होती है 36 दिशा में एक रूपता में समान पाई जाती है। 36 दिशा में एक रूपता होती है, यानी कि
अगर जितने भी क्षेत्र में ये जितना क्षेत्र है, यहाँ पूरे क्षेत्र में क्या होगा, क्षैतिज रूप में यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा यानी कि तापमान जो होगा यहाँ का, और जो यहाँ का एक तरीके से आर्द्रता होगी, ह्यूमिडिटी जो होगी, वो सारी चीज़ें एक बड़े स्तर तक समान होगी, पूरे क्षेत्र में समान रूप से होगी। और ये वायु राशियाँ कई 100 किलोमीटर तक फैली होती हैं, कई 100 किलोमीटर यानी कि काफ़ी बड़े क्षेत्रों में तक फैली होती हैं। आगे हम देखते हैं, जो हमने देखा यहाँ पर ये MT वगैरह, इन सभी का फुल फॉर्म देखते हैं, फिर इसके विषय में और थोड़ा हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं टी का। यहाँ पर जो टी है, टी एक तरीके का, टी का मतलब है यहाँ पर ट्रॉपिकल एरिया यानी कि उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं उसको हम बोलते हैं टी से। तो टी का मतलब है उष्ण कटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल होता है। पी का मतलब होता है पोलर यानी कि ध्रुवीय होता है। शी का मतलब होता है कॉन्टिनेंटल जो महाद्वीपीय है। और एम का मतलब होता है महासागरीय यानी कि मैरीटाइम से होता है। और डब्ल्यू का मतलब होता है वार्म यानी कि गर्म जो होती हैं। और के का मतलब होता है ठंडी जो होती है वायु राशियाँ, उसके लिए के यूज किया जाता है, कोल्ड। ठीक है, और यू का मतलब होता है अस्थिर यानी कि अनस्टेबल जो होती हैं उसके लिए। और यस जो कहा जाता है उसको स्टेबल के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर कुछ वायु राशियों के नाम जैसे समुद्री आर्कटिक जो यहाँ पर वायु राशि समुद्री ध्रुवीय समुद्री उष्णकटिबंधीय जो वायु राशि, महाद्वीपीय आर्कटिक, महाद्वीपीय ध्रुवीय, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय। अब यहाँ पर देखिए वायु राशियाँ जो होती हैं, देखिए डिवाइडेशन यहाँ पर पुनः किया गया है। यहाँ पर भौतिक वर्गीकरण देखें, भौतिक वर्गीकरण में एक तो ऊष्मीय आधार पर किया गया था और एक ध्रुवीय जो हमने वहाँ पर पढ़ा था। तो उष्णीय कटिबंधीय क्षेत्र जो होता है ट्रॉपिकल होते हैं और ध्रुवीय में पोलर होते हैं, पीक से इसको डिनोट करते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में दो आते हैं, एक समुद्रीय उष्ण कटिबंधीय यानी MT यानी कि मैरीटाइम और ट्रॉपिकल क्षेत्र। उसके बाद यहाँ पर कॉन्टिनेंटल यानी कि महाद्वीपीय उष्ण कटिबंधीय यानी शी और टी, कॉन्टिनेंटल और ट्रॉपिकल क्षेत्र। उसके बाद इसका जो ध्रुवीय वर्गीकरण किया गया है वो यहाँ पर किया गया है। यहाँ देखिए यहाँ पर किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पर कौन कौन से, एक समुद्री ध्रुवीय होगा, समुद्री ध्रुवीय यानी कि मैरीटाइम और पोलर होगा। और यहाँ पर दूसरा होगा कॉन्टिनेंटल पोलर। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा जो वर्गीकरण किया है वायु राशि का, ऊष्मा गतिक के आधार पर वर्गीकरण किया है, ऊष्मा के आधार पर। तो यानी कि ध्यान से देखिए, धरती है ना, धरती पर हर यानी कि जो धरती है यहाँ पर वायुमंडल में वायु राशियाँ जो होती हैं ना, वायु राशि ये कोई गर्म होती है, कोई ठंडी होती है, कोई वाष्प से यानी कि कोई महासागर में उत्पन्न होती है, कोई स्थल पे उत्पन्न होती है, महाद्वीप में उत्पन्न होती है, कोई गर्म होती है, कोई ठंडी होती है, कोई स्थिर होती है, अस्थिर होती है। इन सभी का वर्गीकरण अलग अलग स्थितियों के आधार पर किया गया है। तो वही सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऊष्मागतिकीय वर्गीकरण जो होता है एक तरीके से ठंडी है यानी कि ऊष्मा यानी कि एक तरीके से ऊष्मागतिक ठंडी हो सकती है, गर्म हो सकती है। यानी कि धरती पर जो भी वायु राशियाँ या तो ठंडी होगी या तो गर्म होंगी वायु राशियाँ। ठीक है, तो उसके आधार पर दो प्रकार की उष्ण वायु राशियाँ और ठंडी वायु राशियाँ। तो यानी इसको W से डिनोट करते हैं, इसको K से डिनोट करते हैं। यांत्रिक वर्गीकरण देखें, अगर यांत्रिक यानी गतिविधि के आधार पर, जो चलन गति के आधार पर, तो एक स्थिर होती है यानी कि स्टेबल जो होती है, एक तरीके से स्टेबल वायु राशि जो स्थिर वायु राशि होती है, और एक अस्थिर वायु राशि यानी अनस्टेबल वायु राशि एयर मास। ठीक है, ये है। अब हम देखते हैं इनको थोड़ा डिटेल में। तापमान के आधार पर उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल जो होते हैं उसका देखते हैं। तो ट्रॉपिकल में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली वायु राशियों को क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंधीय वायु राशि कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं ट्रॉपिकल यानी कि उष्ण कटिबंधीय वायु राशि किसे कहते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली वायु राशि को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और इस चीज़ को टी से डिनोट करते हैं, किससे, टी से डिनोट करते हैं। और पोलर यानी कि ध्रुवीय जो होता है, उच्च ध्रुवीय अक्षांशों पर जिन वायु राशियों का उद्गम होता है, यानी कि एक तरीके से उच्च ध्रुवीय अक्षांशों पर जिन वायु राशियों का उद्गम होता है, उत्पत्ति होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय वायु राशि कहते हैं। ध्रुवीय वायु राशि कहलाती हैं। और इनको हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और आगे हम देखते हैं आर्द्रता के आधार पर। हम देखें आर्द्रता के आधार पर वर्गीकरण किया जाए तो यहाँ पर हम देखें जिन वायु राशियों का उद्भव महाद्वीपों पर होता है उन्हें हम महाद्वीपीय वायु राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, महाद्वीपीय वायु राशि यानी कि कॉन्टिनेंटल जो होते हैं, सी से डिनोट करते हैं इसको हम, इसीलिए इसको सी से डिनोट करते हैं। और महाद्वीपीय जो महाद्वीपीय वायु राशियों को सी से डिनोट करते हैं। और महाद्वीपीय वायु राशियों में आर्द्रता अपेक्षाकृत कम होती है। ऐसा क्यों, इसीलिए क्योंकि वह लैंड है यानी ज़मीन है, और ज़मीन पर जलवाष्प के कम होती हैं, तो इसलिए वो एक तरीके से उसमें आर्द्रता कम होगी, ह्यूमिडिटी कम होगी। जबकि लैंड यानी कि जब एक तरीके से अगर समुद्री इलाकों में से जो वायु राशि होंगी वहाँ पर जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी, तो वहाँ पर आर्द्रता की मात्रा भी अधिक होगी। वही चीज़ कहा गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर कहा गया है कि वायु राशियों में आर्द्रता यानी महाद्वीपीय वायु राशियों में आर्द्रता अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों द्वीपों से उत्पन्न होने वाली वायु राशि को उष्णकटिबंधीय महाद्वीप कहते हैं। अब देखिए कोई भी क्षेत्र है, यानी कि कोई जो क्षेत्र है, एक तरीके से ये पृथ्वी है मान लीजिए, यहाँ पर महाद्वीपीय क्षेत्र है और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ये, तो यहाँ के लैंड से उत्पन्न होने वाली जो वायु राशि है उसको हम बोलेंगे उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि कहेंगे।
ना। तो वही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय राशि कहते हैं, वायु राशि कहते हैं, जिसे CT से डिनोट करते हैं, यानी कि कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल क्षेत्र डिनोट करते हैं, द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तथा ध्रुवीय महाद्वीपों पर उत्पन्न होने वाली वायु राशि जो होती है ध्रुवीय महाद्वीप वायु राशि कहलाती है। इसी तरीके से यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों में जो उत्पन्न होती है, यानी कि ध्रुवीय पोलर एरिया में जो वायु राशियाँ उत्पन्न होती हैं महाद्वीपीय क्षेत्र में, उसे हम बोलेंगे ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि कहेंगे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे, इसको डिनोट करेंगे CP, यानी कि कॉन्टिनेंटल पोलर से डिनोट करते हैं। आगे देखते हैं वायु राशियों के मार्ग के आधार पर उत्पत्ति के स्थान से अन्य स्थानों पर गतिशील होने से वायु राशि के मूल कण जो गुण होते हैं उनमें परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन निम्न प्रकार से होता है। पुनः समझते हैं और अच्छे से समझते हैं, यानी कि जो परिवर्तन होता है उसके आधार पर, यानी कि ऊष्मागतिक परिवर्तन जो होते हैं उसके आधार पर देखते हैं। जब कोई वायु राशि ठंडे क्षेत्रों में उत्पन्न होकर गर्म क्षेत्रों में गतिशील होती है, वही चीज़ें कहें कि गतिशील क्षेत्रों में जब जाती है तो इसे ठंडी वायु राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? ठंडी वायु राशि कहते हैं। अब समझिए ना, एक तरीके से ये धरती है, तो यहाँ मान लीजिए गर्म क्षेत्र है। अब यहाँ से ठंडी क्षेत्र वाली जो वायु राशि है, ठंडी वायु राशि इधर आएगी, तो यहाँ के लोगों को तो ठंडी महसूस होगी ना एक तरीके से, तो इसको बोलेंगे जो आ रही है ठंडी वायु राशि। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। और इसको हम आगे देखें, इसको के से डिनोट करते हैं, के अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। के का अभिप्राय जो है ठंडा से है। आगे हम देखते हैं, इस प्रकार से जब कोई ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशियाँ उष्णकटिबंधीय गर्म प्रदेश की ओर गतिशील होती हैं तो उन्हें महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी वायु राशि कहते हैं। अब यही चीज़ हम कह रहा हूँ ना, कि जैसे धरती है, धरती के यानी कि एक क्षेत्र है जो पोलर क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र है। ठीक है, तो ध्रुवीय क्षेत्र है और महाद्वीपीय क्षेत्र है। अब यहाँ से कोई यानी कि एक ठंडी वायु राशि इधर गई, तो यहाँ पर एक तरीके से ये जो क्षेत्र है महाद्वीपीय, यहाँ पर जो उत्पन्न हुई है वायु राशि, अब उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कि महाद्वीपीय, एक तरीके महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी वायु राशि कहेंगे, CPK कहेंगे, यानी कि CPK। आगे हम देखते हैं, इसी प्रकार जब कोई वायु राशि गर्म प्रदेशों में जो प्रदेशों से ठंडे प्रदेशों की ओर गतिशील होती है तब इसे गर्म वायु राशि कहते हैं, गर्म वायु राशि कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये ठंडे प्रदेश यानी कि जो गर्म वायु राशि है, गर्म प्रदेश से एक तरीके से कहाँ पर गतिशील होती है? ठंडे प्रदेशों की ओर गतिशील होती है। तो जब ठंडे प्रदेशों में गर्म हवा चलेगी तो वो एक तरीके से गर्म महसूस होगी ना, तो इसीलिए इसको गर्म वायु राशि कहते हैं। इसको हम W से डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। और इस प्रकार जब महाद्वीपीय महासागर में एक तरीके से महासागरीय उष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशियाँ उत्पन्न होंगी, जब यानी कि एक समझिए पृथ्वी, यहाँ पर मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी के मान लीजिए महासागरीय क्षेत्र है, और महासागरीय क्षेत्रों में एक तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। और इसमें जो एक तरीके से जब यहाँ पर गर्म वायु राशि जो वायु राशि है यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर जो उत्पन्न होगी गर्म वायु राशि, उसको हम बोलेंगे महासागरीय उष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशि। ठीक है, ये चीज़ें कहेंगे, तो इसको हम MTW कहेंगे, यानी कि MTW। अब आगे हम देखते हैं यांत्रिक परिवर्तन जो होता है, मैकेनिकल मॉडिफिकेशन जो होता है, इस प्रकार के परिवर्तन से वायु राशि में स्थिरता अथवा अस्थिरता आती है। यानी कि एक तरीके से जब भी गतिशीलता आएगी, इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं, इसमें परिवर्तन से एक तरीके से वायु राशि में स्थिरता होगी या फिर अस्थिरता आती है। और जब भी वायु राशि में स्थिरता आती है तो उसको S से डिनोट करते हैं, यानी कि स्टेबल होती है एक तरीके से, उसको हम किससे डिनोट करेंगे? S से डिनोट करेंगे। और परंतु जब वायु राशि अस्थिर होता है तो उसको हम U से डिनोट करते हैं, अनस्टेबल। अब आगे हम देखते हैं, वस्तुतः किसी भी वायु राशि के ढलान से नीचे उतरने अथवा प्रतिचक्रवात का हिस्सा बन जाने पर उसमें स्थायित्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब भी वो प्रतिचक्रवात का हिस्सा बनती है या फिर नीचे उतरती है, नीचे जाती है, ठंडी वायु राशि जब नीचे जाती है तो एक तरीके से वहाँ पर स्टेबल यानी कि स्थिर हो जाती हैं, स्थिरता की गुण उसमें आ जाता है। आगे हम देखते हैं, अब दूसरा टॉपिक जो है वाताग्र के विषय में पढ़ेंगे। वाताग्र क्या है? वाताग्र के विषय में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो वाताग्र है क्या, इसके विषय में देखते हैं। जब दो विभिन्न विपरीत स्वभाव गुणों वाली वायु राशियाँ, अभी तक तो हमने वायु राशि पढ़ी, अब जब इन्हीं दो वायु राशियाँ हैं, दोनों वायु राशियाँ जो दो विपरीत स्वभाव वाली राशियाँ, मान लीजिए ठंडी गर्म वायु राशियाँ एक सीमा प्रदेश में मिलती हैं, तो यही सीमा प्रदेश जो होता है वाताग्र कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आप ग्राफ के माध्यम से बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर ये जो एरिया है, यहाँ पर एक तरफ से गर्म हवा वायु राशि आ रही है, एक तरफ से ठंडी वायु राशि, और ये जो दोनों सीमा क्षेत्र जहाँ पर मिल रहे हैं, इस सीमा क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? वाताग्र कहेंगे। ठीक है, वाताग्र कहेंगे। आगे हम देखते हैं वाताग्र उत्पत्ति के लिए आवश्यक जो दशाएं हैं वो क्या क्या हैं, तो उसके विषय में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, विभिन्न तापमान एवं घनत्व वाली वायु राशियाँ
विपरीत दिशा से आने वाले वायुराशियों से इनका निर्माण होता है, ये आवश्यक दशा है। तो यानी कि एक तरीके से विपरीत स्वभाव वाली होनी चाहिए और विपरीत दिशा से आ रही हैं तो इनकी विपरीत स्वभाव वाली होनी चाहिए। टेम्परेचर या फिर एक कोई ठंडी हो एक गर्म हो, तभी इस सिचुएशन का निर्माण होगा, वाताग्र का निर्माण होगा। ठीक है, तो विपरीत दिशा से आकर मिलने वाली वायुराशि, यहाँ पर कुछ देख सकते हैं, यहाँ पर ठंड गर्म है, तो ये वायुराशियाँ जो आ रही हैं एक तरीके से वाताग्र का निर्माण करती हैं। आगे हम देखते हैं और चीज़ें, तो यहाँ पर हम देखते हैं विशेषताओं के आधार पर वाताग्रों का वर्गीकरण देखते हैं। तो विशेषताओं के आधार पर वाताग्र जो होते हैं, वर्गीकरण इनका क्या है उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहला है इसमें, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, वाताग्र जो होता है, वाताग्र का संबंध जो होता है वो पछुआ पवन जो होती है और ध्रुवीय पवन से केवल संबंधित होती है, व्यापारिक पवनों से संबंधित नहीं होती है। तो पछुआ पवन जो होती है और ध्रुवीय पवन जो होती है इनसे संबंध होता है, केवल इन्हीं से संबंध होता है। शीत कटिबंध में आने वाले चक्रवात का नाम नहीं रखा जाता है, याद रखना, जो क्षेत्र में आते हैं एक तरीके से चक्रवात, उनका नाम नहीं रखा जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले चक्रवात जो है वर्गीकरण देखते हैं, किसके आधार पर, विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण। तो पहला है स्थिर वाताग्र क्या होता है, स्थिर वाताग्र क्या होता है। ठीक है, स्थिर वाताग्र क्या होता है इसके विषय में देखते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए एक तरीके से धरती है, तो धरती के जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के जस्ट भूमध्य रेखा से जो ऊपर की दिशा में जो चलने वाली हवा है यानी कि वायु है वो, और ध्रुव से चलने वाली जब वायु राशियाँ जो हैं, जब दोनों आपस में मिलती हैं तो यानी एक तो ठंडी होगी एक गर्म है, तो यहाँ पर जो एक तरीके से मिली नहीं है किंतु समांतर है, एक तरीके से पैरेलल है, तो ऐसी स्थिति में जो होंगी क्या होगा, यानी कि ये जो स्थिर वाताग्र का निर्माण होगा। और इसमें क्या होगा कि इसमें बादल छा जाएगा पूरे उस क्षेत्र में, पूरा जहाँ पर ये स्थिति होगा वहाँ पर बादल छा जाएंगे और धीरे धीरे हल्की हल्की बारिश होती है, हल्की बारिश और वर्षा भी होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं दूसरा जो है, और यानी कि ये मिलती तो नहीं है लेकिन समांतर पैरेलल रहती हैं। दूसरा जो है उष्ण वाताग्र है, उष्ण वाताग्र के विषय में हम देखते हैं। दूसरा जो टाइप है, तो उष्ण वाताग्र जब गर्म हवाएं जो होती हैं, जब गर्म हवाएं ठंडी हवाएं में प्रवेश करती हैं तो क्या, देखिए ठंड, ये एक तरफ से गर्म हवा एक तरफ से ठंडी हवाएं हैं। ठीक है, तो जब गर्म और ठंडी हवाएं जो होती हैं आपस में मिलती हैं ना, तो गर्म हवाएं आर्द्रता लेकर, एक तरीके से गर्म हवा जो है आर्द्रता लेकर ऊपर उठ जाती है, तो ऊपर उठ जाती है और ऐसी स्थिति में बादल बन जाता है और बादल बनकर धीरे धीरे वर्षा होती रहती है और ये बहुत लंबे समय तक बारिश होता है उस क्षेत्र में। ठीक है, ये है तीसरी स्थिति वाताग्रों की कब बनती है, यानी कि शीत वाताग्र जो होती है। ये शीत वाताग्र क्या होता है, जब भी ठंडी हवा जो होती है, ठंडी हवा घूम कर क्या ऐसे है, घूम कर आए पीछे से और पीछे से एक तरीके से गर्म हवा में प्रवेश कर जाए, यानी कि यहाँ पर एक तरीके से पीछे से घूम कर आया और गर्म हवा में प्रवेश कर जाए, तो तब इस तरीके के वाताग्र का निर्माण होता है। और यहाँ पर क्या होता है, तब बहुत तेज़ी से बादल का निर्माण होता है और बहुत सीमित क्षेत्र में तूफानी हवा बारिश वगैरह होती है। तो बहुत ही सीमित क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में ये मिलती है वहाँ पर बहुत तेज़ी से क्या होता है, तूफान वगैरह आते हैं, बारिश वगैरह होती है, हवाएं चलती हैं और ये बहुत कम समय के लिए होती है। आगे हम देखते हैं अधिवृष्ट वाताग्र। अधिवृष्ट क्या होता है, ये अधिवृष्ट वाताग्र क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब भी एक तरीके से यह ठंडी हवाएं नीचे बैठ जाती हैं, इसमें क्या होता है, यहाँ ठंडी जो हवाएं होती हैं एक तरीके से नीचे बैठ जाती क्योंकि वो भारी होती हैं, तो जब भी ठंडी हवाएं नीचे बैठ जाती हैं तथा वायु जो गर्म हवाएं हैं ऊपर चली जाती हैं, तो यह एक तरीके से यह अधिवृष्ट वाताग्र का निर्माण करता है और यहीं पर वाताग्र समाप्त हो जाता है। ठीक है, यहीं पर वाताग्र समाप्त हो जाता है, यानी कि आप समझिए ये एक तरीके से ये मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए ये एक तरीके से यहाँ पर एक कोई वायु राशि आई, तो वायु राशि ये गर्म वायु राशि, तो ये ऊपर उठ जाए और ठंडी वायु राशि नीचे चली जाए, तो यहाँ पर गर्म वायु राशि ऊपर और ठंडी वायु राशि नीचे, तो कोई मतलब ही नहीं, यानी कि वाताग्र, तो एक तरीके से यहाँ पर वाताग्र की स्थिति, क्योंकि ठंडी वायु जो होती है, ठंडी वायु राशियाँ भारी होती हैं तो नीचे बैठ जाएंगी, तो फिर स्टेबल में चली जाएंगी वो, तो एक तरीके से यहीं पर वाताग्र समाप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए पहला वाला जो स्थित था यानी स्थिर वाताग्र जो था उसको देखते हैं, तो यानी स्थिर वाताग्र जो होता है यहाँ पर गर्म हवाएं एक तरफ से चलती हैं, एक तरफ से ठंडी हवाएं चलती हैं और क्या होता है, ये पैरेलल हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं और यहाँ पर स्थिति यही होती है एक तरीके से, जो यहाँ पर हमने बताया था, यहाँ पर देखिए ये एक तरीके से पैरेलल हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, ऊपर नीचे की तरफ से, और बादल छाया रहता है और हल्की हल्की बारिश होती रहती है। दूसरा जो है एक तरीके से जो उष्ण यानी कि उष्ण वाताग्र होता है, जो उष्ण वाताग्र जो होता है दूसरा है यहाँ पर, तो उष्ण वाताग्र में ये उष्ण वाताग्र में होता क्या है, उष्ण वाताग्र में एक तरीके से यहाँ पर आई एक तरीके से वायु राशि आती है और इधर से क्या होती है, दूसरी तरफ से यहाँ पर गर्म हवाएं, गर्म वायु राशियाँ आती हैं, तो यहाँ पर ये आपस में एक दूसरे में प्रवेश कर जाती हैं। तो इस क्षेत्र में, इस काफ़ी बड़े क्षेत्र में क्या होता है
काफ़ी मतलब कि बादल बादल वगैरह छा जाते हैं और यहाँ पर क्या होता है लगभग यानी कि गर्म हवाएं यहाँ पर जो बादल बन जाते हैं और काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर बारिश होती है जो हमने बताया। ठीक है, इस तरीके से शीत वाताग्र जो होते हैं, शीत वाताग्र जो पीछे से यानी कि पीछे से देखिए शीत वाताग्र है और ये गर्म उष्ण वाताग्र है, तो ये पीछे से प्रवेश कर जाती है तो यहाँ पर शीत वाताग्र की स्थिति बनती है। चौथी जो होती है ठंडी वाली नीचे बैठ जाती है और गर्म वाली ऊपर ही रह जाती है, तो ये यहीं पर वाताग्र समाप्त हो जाते हैं और ये अधिवृष्ट वाताग्र की स्थिति होती है। वाताग्र अब देखते हैं वैग्रा जो होते हैं ये वाताग्र इसको बोलते हैं वाताग्र, जब अलग अलग जो यहाँ पर डिफिनीशन क्या लिखेंगे, जब अलग अलग गुणों यानी कि जैसे तापमान, आर्द्रता, घनत्व, दाब आदि वाली दो अलग अलग वायु राशियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो जब क्या होता है कि जब दो गुणों वाली जब दो अलग अलग स्वभाव वाली वायु राशियाँ जो जिनके तापमान, आर्द्रता और घनत्व आदि ये दो असमान यानी कि अलग अलग वायु राशियाँ अलग अलग गुणों वाली वायु राशियाँ मिलती हैं, तो उन क्षेत्र में या उनके स्थान या उनके बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वाताग्र कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो वाताग्र क्या है एक तरीके से, तो वाताग्र जब अलग अलग भाग अलग अलग गुणों, तापमान, आर्द्रता, घनत्व, दाब आदि वाली दो अलग अलग वायु राशियाँ मिलती हैं, तो क्या होता है उनके बीच सीमा क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वाताग्र कहा जाता है। वायु राशियों के बीच के सीमा क्षेत्र को हम वाताग्र कहते हैं। वाताग्रों के बनने की वजह से मौसमी घटनाओं में कई तरह के बदलाव आते हैं और वाताग्रों के प्रकार में जब ठंडी हवा का द्रव्यमान गर्म हवा के द्रव्यमान में से मिलता है तो वहाँ ठंडी वाताग्र बनती है। एक तरीके से जब भी ठंडी हवा का द्रव्यमान गर्म हवा के द्रव्यमान से मिलेगा तो वहाँ पर ठंडी वाताग्र बनता है और जब तापमान में अंतर कम होता है तो इनकी गर्म वाताग्र बनता है। वाताग्रों से जुड़ी कुछ बातें जो है, जिसकी गर्म वाताग्र धीमी गति से चलती हैं और हल्की ढलान बनाता है। गर्म वाताग्र से उथले बादल और हल्की बारिश होती है और गर्म वाताग्र से जुड़े बादलों की परतदारता जो होती है गर्म हवा की स्थिरता पर निर्भर करती है। ठंडी हवा में तापमान शून्य से नीचे होने पर यानी कि होने पर बर्फीली बारिश या हिमपात होता है। तो एक तरीके से ठंडी जो हवा में तापमान शून्य से नीचे गिर जाता है तो वहाँ पर जो भी वायु राशियाँ होती हैं वहाँ पर बर्फ जमने लगे तो वहाँ पर हिमपात बारिश हो सकता है। आगे हम देखते हैं चक्रवात और प्रतिचक्रवात के विषय में। अब देखते हैं जो दूसरा टॉपिक है चक्रवात और प्रतिचक्रवात। सबसे पहले देखते हैं चक्रवात। चक्रवात क्या होता है इसके विधि। चक्रवात गोलाकार अंडाकार होता है, ये केंद्र में ताप अधिक होता है। समझिए पहले, यानी कि ये मान लीजिए एक क्षेत्र है और यहाँ पर पहले एक समझिए हवा जो वायु जो होती है वो सदैव जो चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वायु चलती है। अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ये काफ़ी बड़े क्षेत्रों में पेड़ लगे हुए हैं, ये पूरा मान लीजिए एक बाग का पूरा क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर ये पूरे मान लेते हैं ये पूरा इलाके में पेड़ पौधे लगे, तो हम बीच वाले भाग में काट देते हैं यहाँ पर का। एक तरीके से हम यहाँ पर हम जितने भी पेड़ पौधे थे यहाँ के हमने पूरे समाप्त कर दिए। अब यहाँ पर क्या होगा, इस क्षेत्र में एक तरीके से इस क्षेत्र में क्या होगा कि बगल बगल तो ठंडी हवाएं हैं। अब यहाँ पर डायरेक्ट सूर्य पड़ रहा है तो यहाँ पर सूर्य पड़ने के कारण गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो यानी कि यहाँ पर प्रेशर यानी कि दबाव घट जाएगा, यानी कि लो प्रेशर की स्थिति हो जाएगी। तो यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा और लो प्रेशर हुआ और इधर ठंडी हवाएं हैं इसलिए हाई प्रेशर होगा। तो हमने बताया हवाएं कहाँ चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो सदैव जो होगा चक्रवात में अंदर की ओर केंद्र की ओर हवाएं बहती हैं, इसीलिए देखते हैं केंद्र की ओर दिखता है ना चक्रवात जब आता है तो केंद्र की ओर हवाएं चलती हैं और पूरा घूमते हैं, बहुत तेजी से घूमती हैं। तो यहाँ पर अंदर की ओर ये हवाएं आने लगेंगी और गर्म हवाएं ऊपर उठ जाएंगी, तो ये चक्रवात की स्थिति होती है और चक्रवात का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं इसके विषय में। ठीक है, तो चक्रवात में हम देखते हैं चक्रवात यहाँ पर गोलाकार अंडाकार होता है, केंद्र में तापमान अधिक होता है, पहले ही बता दिया। जो केंद्र में यहाँ पर है टेम्परेचर अधिक हो जाएगा, तापमान अधिक होगा तो प्रेशर लो हो जाएगा, प्रेशर लो होगा तो यहाँ पर लो प्रेशर यहाँ पर बन जाएगा क्षेत्र और बगल बगल हाई प्रेशर होगा तो चक्रवात स्थिति बन जाएगी। केंद्र में दाब जो होगा कम हो जाएगा यानी कि लो प्रेशर होगा। वायु अंदर की ओर प्रवेश करती है, वायु अंदर की ओर हाई प्रेशर है क्योंकि बाहर तो अंदर की ओर प्रवेश करेगी और चक्रवात का आकार एक तरीके से अंडाकार हो जाता है और वी आकार का, जिसे यहाँ पर देखिए वी आकार का और अंडाकार के क्षेत्रों में हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर यह जो है एक तरीके से यह बहुत ही भयानक होता है, बहुत ही भयानक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। जहाँ जहाँ भी चक्रवात होता है काफ़ी तबाही मचाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब इसमें हम देखते हैं ये फ्रीरल के नियम के अनुसार चक्रवात की जो दिशा होती है किस यानी कि गोलार्ध में किस डायरेक्शन में चलेगा, तो यहाँ पर समझने फ्रीरल के नियम के अनुसार जो है एक तरीके से उन्होंने जो बताया है, यहाँ पर ध्यान से देखिए ये धरती है, ये यहाँ पर ये धरती है, तो धरती का दो पार्ट, एक उत्तरी गोलार्ध एक है दक्षिणी गोलार्ध, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज चलती है। कैसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज चक्रवात चलता है, यानी कि इस डायरेक्शन में ऐसे चलेगा। ठीक है, ऐसे चलेगा, ये एक तरीके से इस तरीके से उत्तरी गोलार्ध में
यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में ये चक्रवात की जो डायरेक्शन होगी ये, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वो क्लॉकवाइज घूमेगा, जो कि यहाँ पर आप ग्राफ में बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं, और यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। आगे हम देखते हैं प्रति चक्रवात के विषय में। ये केंद्र में तापमान अधिक होता है। अब प्रति चक्रवात में क्या होगा, जैसे हमने अभी बताया ना, ये जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर कहा गया, यहाँ पर देखेंगे ये एक क्षेत्र है, ठीक है, ये एक क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में क्या है, केंद्र में पेड़ बहुत की एक तरीके से ये मान लीजिए बाग है, और इसके चारों तरफ के पेड़ पौधे को काट दिया, केवल बीच में ही बचा। अब बीच में हाई प्रेशर होगा, यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा, क्यों, तो यहाँ से हवाएं फैल जाएंगी चारों दिशाओं में, यानी कि क्योंकि हवाएं जो होती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, तो ये हवाएं बाहर की ओर आएंगी। तो ये चीज़ें हैं, तब यानी कि प्रति चक्रवात का निर्माण होता है। तो आगे हम देखते हैं इसके विषय में डिटेल में। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं प्रति चक्रवात के विषय में। ये केंद्र से ना होकर बल्कि यानी कि केंद्र में जो होता है टेम्परेचर जो होता है एक तरीके से कम हो जाता है, लो हो जाता है, तो अब यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाएगा केंद्र में, तो केंद्र में उच्च दाब हो जाएगा, ठीक है। और वायु जो होता है अंदर से बाहर की ओर आती है, जो कि हमने बताया अंदर से बाहर की ओर आती है। यह कम खतरनाक होती है क्योंकि इसमें फैल जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे फिगर के माध्यम से हमने समझा दिया है। आगे हम देखते हैं इसकी डायरेक्शन, दिशा जो होती है, इसकी किस तरीके से दिशा होगी उसके विषय में देखते हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं दिशा जो है यहाँ पर, तो प्रति चक्रवात की जो दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में होगी क्लॉकवाइज, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में जो होगी ये एंटी क्लॉकवाइज होगी प्रति चक्रवात की जो डायरेक्शन है। अब देखते हैं चक्रवात के प्रकार। चक्रवात के जो प्रकार हैं, वैसे तो हम चक्रवात के जो प्रकार हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, यानी कि उष्णीय क्षेत्र में आने वाले चक्रवात और शीतोष्ण क्षेत्रों में आने वाले चक्रवात। यहाँ पर आप ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं कि कहाँ किस तरीके से। तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, और ये जो है ये और ये वाला इलाका जो है ये है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो यहाँ पर जो आएंगे वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होंगे, और यहाँ पर जो आएंगे वो होगा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो अब इसके विषय में थोड़ा हम देखते हैं डिटेल में, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ये कर्क और मकर रेखा के बीच आने वाले चक्रवात होते हैं, जबकि अगर देखें शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव गोलार्ध में आने वाले जो 35 से 65 डिग्री जो अक्षांश के मध्य जो बीच आने वाले चक्रवात होते हैं उनको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और इनके नाम नहीं रखे जाते हैं, इनके नाम नहीं रखे जाते हैं। आगे हम देखते हैं विश्व में जो चक्रवात आते हैं उनके नाम हम देखते हैं। तो विश्व में प्रमुख जो चक्रवात हैं, विश्व के प्रमुख चक्रवात के नाम, जैसे भारत में जो आता है उसको बोलते हैं चक्रवात, इसको कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो आता है इसी चक्रवात को वहाँ पर विली विली कहते हैं, और चीन और जापान के आसपास आने वाले चक्रवात को टाइफून कहते हैं, टाइफून, ठीक है। यूएसए और मैक्सिको के पास आने वाले टार्नेडो कहते हैं, के पास जो चक्रवात आते हैं वहाँ पर टार्नेडो कहते हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक चक्रवात यहीं पर आता है, यही है टार्नेडो वगैरह, ठीक है। और अटलांटिक महासागर जो है, अटलांटिक महासागर में जो कहते हैं हरिकेन कहते हैं, और उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा चक्रवात आते रहते हैं, मतलब कि चक्रवात वगैरह, ठीक है। आगे हम देखते हैं चक्रवात के विषय में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। साइक्लोन जो होता है, तो चक्रवात जो होता है कम दबाव वाले क्षेत्रों में होता है, कम दबाव वाले क्षेत्रों में होता है, ठीक है। यानी कि लो प्रेशर जो होता है, यानी कि बगल बगल हाई प्रेशर है, यानी और यहाँ पर लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर तब जब ऐसी स्थिति होगी तभी चक्रवात का निर्माण होगा। चक्रवात में बारिश, वर्षा, तूफान आदि ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। और चक्रवात जो होता है दक्षिणी ध्रुव में, सॉरी उत्तरी गोलार्ध में जो होता है, उत्तरी गोलार्ध में जो होता है चक्रवात वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, जो कि हमने पहले ही बताया था। यहाँ पर देखिए ना, एंटी क्लॉकवाइज हमने बताया था उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में वो एक तरीके से क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसमें चक्रवात से जुड़ी कुछ बातें हैं, जैसे कि चक्रवातों को क्षेत्र और गंभीरता के हिसाब से आंधी, तूफान कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो पूर्व में बनते हैं उन्हें टाइफून कहते हैं। प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन जो होते हैं, प्रति चक्रवात उच्च दबाव वाले क्षेत्रों में होते हैं, और प्रति चक्रवात बादलों को साफ करते हैं, ठीक है। प्रति चक्रवात जो होते हैं बादलों को साफ करते हैं। प्रति चक्रवात जो होता है उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलता है, जो कि पहले बताया था। और प्रति चक्रवात जो होता है वायु द्रव्यमान जो होता है में वायु द्रव्यमान साफ, शुष्क और शांत होता है प्रति चक्रवात, और बहुत ही खतरनाक नहीं होता है, बहुत ही कम होता है, जबकि चक्रवात बहुत ही खतरनाक होता है। प्रति चक्रवात जो होता है इसमें दबाव प्रवणता कम होती है, इनकी हमने पहले ही बताया। और प्रति चक्रवातों के अलग अलग प्रभाव होते हैं जो सिस्टम की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। आगे हम देखते हैं अगला जो टॉपिक है आर्द्रता और वर्षा संबंधित। सबसे पहले देखते हैं आर्द्रता जो टॉपिक है। आर्द्रता क्या है? वायु में उपस्थित जो होती है, वायु में उपस्थित जलवायु जो होती है, जलवाष्प की मात्रा ही नमी या आर्द्रता कहलाती है, आर्द्रता कहलाती है, ठीक है, यानी कि ह्यूमिडिटी कहलाती है। अब आर्द्रता दो तरीके की होती है।
आर्द्रता कितने प्रकार, सबसे पहले समझा कि आर्द्रता क्या है कि वायु जो होती है, वायु में जितनी भी जलवाष्प की मात्रा उपस्थित होगी वही नमी या आर्द्रता कहलाती है। आर्द्रता दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सापेक्ष, एक निरपेक्ष होता है, एक सापेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता क्या होता है, सापेक्ष आर्द्रता, तो सबसे एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता क्या होता है, वायु के एक निश्चित आयतन में, वायु के एक निश्चित आयतन में, यहाँ पर आप देख सकते हो वायु के एक निश्चित आयतन में उपस्थित नमी की मात्रा निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। ये निश्चित आयतन है एक तरीके से ना। अब इस निश्चित आयतन में उपस्थित वायु की जो मात्रा है ना, वो यानी जो वायु में जो उपस्थित जलवाष्प की मात्रा है ना, वही वास्तविक आर्द्रता कहलाती है। उसी को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, तो वास्तविक आर्द्रता या निरपेक्ष आर्द्रता उसी चीज को कहते हैं। किसी भी निश्चित आयतन में उपस्थित नमी की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। आगे देखते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता की जो मात्रा पर वर्षा की संभावना निर्भर करती है। इनकी वर्षा कितनी होगी, ये सारी चीजें, क्योंकि वही तो एक तरीके से जलवाष्प जो है वो वायु में उपस्थित है, कितनी उपस्थित है, उसी आधार पर हम वर्षा का आकलन करेंगे। आगे हम देखते हैं सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता क्या होता है, ये क्या होता है, निश्चित तापमान पर, एक निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन वाली वायु का आर्द्रता सामर्थ्य मैक्सिमम जो होता है आर्द्रता, इनकी वास्तविक आर्द्रता के अनुपात के बराबर होता है। तो जो एक तरीके से सापेक्ष आर्द्रता होती है ना, वो किसी निश्चित एक तरीके से निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन वाली वायु, जो वायु होती है, वायु का आर्द्रता सामर्थ्य तथा वास्तविक आर्द्रता सामर्थ्य का मतलब उसकी मैक्सिमम जो होती है आर्द्रता सामर्थ्य वही होती है, और जो होती है, और वास्तव वो मतलब कि उस टेम्परेचर पर कितनी आर्द्रता सामर्थ्य कर सकती है, और वास्तविक आर्द्रता यानी कि निरपेक्ष आर्द्रता कितनी है, वो उन दोनों के अनुपात के का गुणे 100 ही क्या कहलाता है, सापेक्ष आर्द्रता कहलाता है। आगे हम और देखते हैं, सबसे पहले आदर्श जो आर्द्रता सामर्थ्य क्या होता है, इसके विषय में हम देखते हैं। जो यहाँ पर आर्द्रता सामर्थ्य यूज किया है ये क्या है, ठीक है। तो आर्द्रता सामर्थ्य क्या है, किसी निश्चित तापमान पर किसी वायु के निश्चित आयतन में उपस्थित जलवायु जो जलवाष्प होता है, उपस्थित जलवाष्प होता है, किसी निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प यानी आर्द्रता की मात्रा, अधिकतम मात्रा, जो मैक्सिमम मात्रा होती है, वही आर्द्रता सामर्थ्य होती है। यानी कि किसी भी निश्चित आयतन में, कोई भी निश्चित आयतन हमने लिया, उसमें उपस्थित जो एक निश्चित टेम्परेचर पर, किसी निश्चित आयतन, किसी निश्चित टेम्परेचर पर उपस्थित उसके जलवाष्प में, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, मैक्सिमम जो अधिकतम मात्रा होगी, वो क्या होगी, आर्द्रता सामर्थ्य होगी। तो यही चीज़ कहा गया है, क्या कहा गया है कि किसी निश्चित तापमान पर किसी वायु के निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प आर्द्रता की अधिकतम मात्रा आर्द्रता सामर्थ्य कहलाती है। मैक्सिमम आर्द्रता 100% होगी, क्योंकि इसकी ना, तो जब आर्द्रता सामर्थ्य 100% हो जाता है तभी वर्षा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्द्रता कब होगी, जब उसकी आर्द्रता सामर्थ्य 100% हो जाएगी। सोखने की जो क्षमता है उस वायु में, जलवाष्प की जो सोखने की क्षमता है वायु के द्वारा, वो मैक्सिमम ना हो जाए जब तक, तब तक वर्षा नहीं हो सकती। तो बादल तभी बनते हैं जब उसकी एक तरीके से क्या हो जाए, एक तरीके से मैक्सिमम आर्द्रता सामर्थ्य हो जाए। और आर्द्रता सामर्थ्य एक प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। जैसे जैसे तापमान को हम बढ़ाएंगे, बादल में क्या होगा, आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसकी सोखने की क्षमता बढ़ती जाएगी। ऊष्मा, क्योंकि टेम्परेचर जैसे हम बढ़ाएंगे, अभी हमने मान लीजिए ये बादल है और इसमें 5 kg मान लेते हैं जलवाष्प की मात्रा उपस्थित है, मान लेते हैं, ठीक है, एक ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर। और अगर हम इसको मान लीजिए इस समय 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, हमने इसको मान लिया 40 कर दिया, तो क्या इसमें आर्द्रता सामर्थ्य, ऊष्मा और नहीं होगी, जलवाष्प की मात्रा इकट्ठा नहीं होगी ना। तो वही चीज़ है कि किसी भी निश्चित ताप पर मैक्सिमम जो उसकी आर्द्रता होती है, जो उसकी सोखने की क्षमता होती है, जलवाष्प की जो मैक्सिमम जो क्षमता होती है, वो क्या होता है, आर्द्रता सामर्थ्य होता है, ठीक है। और ये जो होता है वो तापमान के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं गर्म और ठंडी जो आर्द्रता। गर्म आर्द्रता जो होता है, सामर्थ्य क्षमता जो होती है अधिक होगी कब, यानी कि गर्मी में जो होगी एक तरीके से आर्द्रता सामर्थ्यता क्षमता अधिक होगी, जबकि ठंडी में आर्द्रता क्षमता कम होगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर लो है, तो वहाँ पर वाष्पीकरण नहीं होगा, और वहाँ पर टेम्परेचर लो है, इसलिए वहाँ पर ये प्रोपोर्शनल वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर लो है इसलिए आर्द्रता सामर्थ्य कम होगी। और जब गर्मी का सीजन आएगा तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी एक तरीके से कहते हैं नमी, उमस जो है एक तरीके से, तो वहाँ पर मैक्सिमम होगी। ये जो आर्द्रता सामर्थ्य, जो आर्द्रता नमी एक तरीके से वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर वो बढ़ता जाएगा गर्मी में। तो ये चीज़ है। और वर्षा होने का जो कारण है, रीजन है, वो देखते हैं।
ध्यान से देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं एक बादल है, बादल का है, और यहाँ पर मान लेते हैं टेम्परेचर जो इस समय 50 डिग्री सेल्सियस है। अब यह आर्द्रता इसकी आर्द्रता सामर्थ्य अभी 80% है तक है, आर्द्रता इसके अंदर नमी जो है 80% है। ठीक है, अब ये जैसे ऊपर जाएगी ना तो यहाँ पर टेम्परेचर लो हो जाएगा। अब जैसे टेम्परेचर लो होगा 50 से, अब जैसे टेम्परेचर लो होगा 30 पे, यानी टेम्परेचर ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर जाते ही टेम्परेचर घटता जाएगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर घटता जाएगा, तो अब टेम्परेचर घटता है, क्योंकि जानते हैं ये प्रोपोर्शनल होता है आर्द्रता सामर्थ्य के। तो जैसे ही ये घटा तो ये भी घट जाएगा, यानी कि इसकी सोखने की क्षमता। तो अब ये जो सोखने की क्षमता जो 80% थी उस समय 80 हो चुकी थी, 100 अभी भी 100 सोखती, अब ये 80 जो है वो अपने आप में 100% हो चुकी। अब ये सोख ही नहीं सकती, क्योंकि उस टेम्परेचर पर अब नहीं सोख सकती। तो ऐसी स्थिति में वो आर्द्रता सामर्थ्य पूर्ण हो जाती है उसकी, तो वो एक तरीके से बारिश की स्थिति में आ जाएगी। अब वो क्योंकि पूर्ण होगी, अब वो बादल जो है जलवाष्प संघनित होकर जलवाष्प यानी कि जल के टुकड़ों में बनकर और बारिश होने लगेगी। आगे हम देखते हैं सापेक्ष आर्द्रता का विश्व वितरण जो है, सापेक्ष आर्द्रता का विश्व वितरण है जो है, यहाँ पर देख सकते हैं ये एक तरीके से यहाँ पर भूमध्य रेखा के तटीय क्षेत्र, जो भूमध्य रेखा के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आर्द्रता क्षेत्र होगी, सबसे ज़्यादा आर्द्रता होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी सबसे अधिक है, और गर्मी अधिक होगी तो जलवाष्प अधिक बनेगा, और यहाँ पर आर्द्रता अधिक होगी। ठीक है, नमी अधिक होगी, वायु में ज़्यादा नमी होगी। अब यहाँ पर देखते हैं जहाँ गर्मी अधिक होगी, यहाँ पर एक कंसेप्ट है, जहाँ गर्मी अधिक होगी वहाँ पर आर्द्रता अधिक होगी, याद रखना, जहाँ पर गर्मी अधिक होगी वहाँ पर आर्द्रता अधिक होगी। ठीक है, जहाँ पर गर्मी अधिक होगी वहाँ पर आर्द्रता अधिक होगी। स्थल की अपेक्षा सागरीय क्षेत्रों में आर्द्रता अधिक होती है, और दिन में आर्द्रता जो होती है वो एक तरीके से अधिक होगी रात की अपेक्षा, क्योंकि दिन में सूर्य यहाँ पर निकलता है, तो जिस क्षेत्र में सूर्य निकलता है वहाँ पर दिन में तो सूर्य ही निकलेगा ना, तो दिन में एक तरीके से टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर इनकी आर्द्रता भी अधिक होगी। ठीक है, ध्रुवों पर आर्द्रता बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ पर एक तरीके से क्या होगा कि वहाँ पर यानी कि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो वहाँ पर आर्द्रता बहुत कम होती है। ठीक है, वहाँ पर वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। तो ये इस तरीके से हमने देखा। आगे हम देखते हैं जो यहाँ पर देखिए जलवाष्प का संघनन कैसे होता है। देखिए यहाँ पर एक जल स्रोत है, यहाँ पर से वाष्पीकरण हुआ तो ये जलवाष्प आगे गया, बादल के रूप लिया। अब यहाँ पर जो बादल के रूप लेता है तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो है एक तरीके से ये अब बादल हो गया। अब ये बादल में क्या होगा, वाष्पीकरण हो चुका है, ऊष्मा जब टेम्परेचर बढ़ गया तो यहाँ से नमी और होती जाएगी, और यहाँ पर जब 100% हो जाएगी आर्द्रता सामर्थ्य जो होगी 100% हो जाएगी, तो ये एक तरीके से संघनन की क्रिया हो जाएगी। ये संघनित होकर बादल जो है वर्षा के रूप में ये बारिश वर्षा कर देंगे, यानी पानी बरसने लगेगा। तो ये है जलवाष्प का संघनन क्रिया। संघनन के विविध रूप जो होते हैं, जो कई तरह के होते हैं, जैसे कि ओस के रूप में हम देखते हैं, और कोहरा के रूप में, पाला के रूप में, तुषार, बादल में जो मेघ होते हैं ना, ये सतह पर बर्फ का कण जम जाता, सतह पर बर्फ का कण जाना, इनकी पाला जो होता है देखते हैं बर्फ के टुकड़े जो एकदम ठंडे होते हैं, तुषार जो होते हैं देखिए, तो ये सारी चीज़ें बर्फ़ के टुकड़े के रूप में, बर्फ़ के कण के रूप में ये जम जाते हैं। और कोहरा जो होता है इनकी वातावरण में ही ठंड के कारण से जलवाष्प ठंडे होने लगते हैं। ठीक है, एकदम ठंडे, तो वो कोहरा का रूप लेते हैं। ओस के रूप में ओस गिरती है सुबह ठंडे मौसम में, बादल ये सारे मेघ। आगे देखते हैं ह्यूमिडिटी जो होती है। अब डिटेल में थोड़ा और देखते हैं, परिभाषा को देखते हैं। आर्द्रता क्या होती है, आर्द्रता का जलवायु विज्ञान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी का विषय यानी कि क्योंकि इसी के कारण जो होता है, इसी पर वर्षा तथा वर्षण के विभिन्न रूप जैसे वायुमंडलीय तूफान, विक्षोभ, चक्रवात आदि आधारित होते हैं। वर्षा, बादल, कोहरा, ओस, ओला, पाला आदि ये सारी जो आदि से ज्ञात होता है कि पृथ्वी को जो घेरे हुए वायुमंडल में जलवाष्प सदा जो क्या होते हैं, न्यूनाधिक मात्रा में विद्यमान रहता है। कम से कम मात्रा में तो हमेशा विद्यमान होता ही रहता है। जलवाष्प जो होता है हमेशा एक तरीके से जो वातावरण में है, वायुमंडल में है, जलवाष्प की मात्रा इकट्ठा होती रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं आर्द्रता और वर्षा के बारे में जानकारियों के विषय में देखते हैं। आर्द्रता जो होती है, आर्द्रता हवा में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं। यानी कि जो आर्द्रता होती है वो क्या होती है, जलवाष्प में उपस्थित एक तरीके से नमी, जो जलवाष्प की मात्रा होती है किसमें, हवा में, तो हवा में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। यह वायुमंडल में मौजूद, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, यह वायुमंडल में मौजूद अदृश्य वायु, जो अदृश्य जलवाष्प होता है, जलवाष्प की मात्रा होती है, वायुमंडल में अदृश्य जलवाष्प की मात्रा होगी, तो ये आर्द्रता जलवायु विज्ञान में एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी पर वर्षा और अन्य मौसमी संबंधी घटनाएं निर्भर होती हैं। आर्द्रता के प्रकार देखते हैं। आर्द्रता दो प्रकार की होती हैं, निरपेक्ष और सापेक्ष, पहले ही बता दिया। निरपेक्ष आर्द्रता किसी निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है, जबकि क्या होता है, वास्तविक जो क्या कहते हैं,
सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है? क्या होती है? निरपेक्ष आर्द्रता जो होती है उसके अपान वास्तविक आर्द्रता जो होती है, निरपेक्ष आर्द्रता अपान जो आर्द्रता सामर्थ्य होती है उसका परसेंटेज निकाल देंगे तो वो सापेक्ष आर्द्रता कहलाती है। सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता हवा के, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो निरपेक्ष आर्द्रता जो होती है हवा के एक हिस्से में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को बताती है, जबकि सापेक्ष आर्द्रता हवा के तापमान के संबंध में हवा में मौजूद आर्द्रता को बताती है। आर्द्रता और तापमान का संबंध, तापमान बढ़ने के साथ साथ आर्द्रता भी बढ़ती जाती है। ठीक है, ये कुछ ग्राफ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर गर्म हवाएं, जो गर्म हवाएं हैं यहाँ पर देख सकते हैं, कूल हवाएं, ठंडी हवाएं, तो ये एक तरीके से बारिश हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें। आगे हम देखते हैं वर्षा जो है, वर्षा क्या है, वर्षा के प्रकार, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। वर्षा, तो वर्षा से संबंधित है अगला टॉपिक, वर्षा की परिभाषा वगैरह देखेंगे। तो विश्व में वर्षा का प्रादेशिक वितरण सबसे पहले देखते हैं। इनकी भूमध्य रेखा के जो निकटवर्ती क्षेत्र में है सबसे अधिक वर्षा होती है। तो भूमध्य रेखा जो होती है, भूमध्य रेखा, अब यहाँ पर ये वाला क्षेत्र है जो यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होगी। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा यहीं पर होगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सागरीय तट, सागरीय तट वर्षा अधिक होगी, यानी सागरीय तटों पर वर्षा अधिक होती है, सागरीय तटों पर वर्षा अधिक होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है। और यहाँ पर देखिए, अगर देखें पूरे धरती पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धरती के आधार, यहाँ पर धरती ये ग्लोब है, तो यहाँ पर एक पोल पे जो होता है, पोल पे सबसे कम वर्षा होती है। औसतन यहाँ पर उपोष्ण यानी कि उपध्रुवीय क्षेत्र वगैरह में होते हैं, और यहाँ पर जो है एक तरीके से यानी कि भूमध्य रेखीय तटवर्ती निकटवर्ती जो क्षेत्र है यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं वर्षा को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, असमान वितरण वर्षा का जो है एक तरीके से अक्षांश, ये देखते हैं अक्षांश के पर जो है, तो अक्षांश पर जो देखते हैं, अक्षांश के आधार पर, तो सबसे अधिक जो यहाँ पर तरीके से जो इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, यहाँ पर देखिए, पुनः हम देखते हैं यहाँ पर देखिए वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक, इनके असमान वितरण का कारण क्या है? सबसे पहले अक्षांश, क्योंकि अक्षांश पे, क्योंकि सबसे अधिक वर्षा तो भूमध्य रेखा पर ही होती है, यहाँ पर कम होती है ध्रुवों पर, यहाँ पर इस साइड ध्रुवों पर कम होती है। और वायु के अभिसरण के कारण यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, क्योंकि वायु के डायरेक्ट अभिसरण के कारण यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। जल तथा थल जो होते हैं, यानी कि इसमें देखा जाए ये भी एक कारण होते हैं, प्रभावित करते हैं वर्षा को। तो यहाँ पर जो वर्षा जल क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अधिक वर्षा होती है, जबकि स्थल खंड पे कम वर्षा होती है। यहाँ पर देखिए आर्द्रवायु ये जल है, और यहाँ पर थल ये जमीन है, ये लैंड है, और यहाँ पर जल स्रोत है। तो यहाँ से एक आर्द्रवायु जो होती है, यहाँ पर जल स्रोत लेकर इनकी वाष्पीकरण हुआ, तो यहाँ से बादल चले और यहाँ की शुष्क वायु से टकराकर यहाँ पर बारिश की स्थिति बन जाती है, और यहाँ पर वर्षा हो जाता है। तो मैक्सिमम इधर ही वर्षा हो जाता है, इन इलाकों पे बहुत कम बारिश होती है। तो सबसे कम होती है, मतलब कि समुद्र तट में सबसे अधिक दूरी, जितना ही दूरी जाएंगे वो सबसे कम बारिश होती जाएगी, यानी कि जितना हम दूर जाएंगे समुद्र तट से उतनी ही बारिश कम होगी, और समुद्र तट के पास सबसे अधिक वर्षा होती है। 81% महासागरीय वर्षा हो जाती है, महासागरों में ही वर्षा हो गई। ठीक है, आगे हम देखते हैं पर्वतीय अवरोध जो होते हैं, पर्वतीय अवरोध जो होते हैं इसके कारण भी वर्षा होती है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो टेम्परेचर है यहाँ पर अधिक है नीचे धरती पर, और जैसे ही ये टकराएगी, अब ऊपर उठने लगेगा बादल, अब ऊपर उठने लगेगा तो ऊपर उठेगा तो यहाँ पर आर्द्रता क्षमता जो है उसकी घटती जाएगी, और टेम्परेचर चूँकि घटता है इसीलिए उसकी आर्द्रता क्षमता घटती जाएगी। अब आर्द्रता क्षमता जैसे ही घटती जाएगी तो वहाँ पर 100% उसकी जो आर्द्रता हो जाएगी, जो उसकी बादल की जो क्षमता है वो 100% हो जाएगी। तो जैसे ही हो जाएगी वहाँ संघनन की क्रिया होगी और वर्षा होने लगेगी, और बादल की इस भाग को जहाँ पर वर्षा यानी कि नहीं हो पाती है उसको बोलते हैं विमुख क्षेत्र, यानी कि एक तरीके से विमुख ढाल कहते हैं, विमुख ढाल कहते हैं। ठीक है, विमुख ढाल कहते हैं। और यहाँ पर वर्षा जो होती है बहुत ही कम होती है, और इस वाले क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। तो पूछ सकते हैं वृष्टि छाया प्रदेश कैसे कहते हैं? तो जिस ओर यानी कि बादलों के दूसरी ओर जिस ओर बारिश नहीं होता है, यानी कि विमुख क्षेत्र जो ढाल होता है उधर उस प्रदेश को, उस क्षेत्र को हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। पृथ्वी पर वर्षा का कटिबंध वितरण जो देखते हैं, पृथ्वी तल पर वर्षा की 7 पेटियाँ पाई जाती हैं, जिसमें है पहला भूमध्य रेखीय पेटी, व्यापारिक एवं सन्मार्गीय पवनों की पेटी, मानसूनी पवनों की पेटी, पछुआ पवनों की पेटी, भूमध्य सागरीय पेटी, स्टेप्स की पेटी, ध्रुवीय पेटी, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये कुछ कटिबंधीय वितरण है पृथ्वी पर वर्षा के जो कटिबंधीय वितरण इस तरीके से। आगे हम देखते हैं वर्षा के मुख्य जो प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। शैनवहनीय वर्षा जो होती है, पर्वतीय वर्षा होती है, और चक्रवातीय वर्षा होती है। ठीक है, इसके विषय में देखते हैं, वर्षा के विषय में थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में। तो वर्षा जो होती है आसमान से पानी की बूंदों के गिरने की घटना है। ठीक है, और वर्षा के अलावा बादल, कोहरा,
ओला, ओस जो होता है ओला होता है, और पाला भी वर्षा के से जुड़ी हुई घटनाएं होती हैं। वर्षा जल चक्र का एक अहम हिस्सा है। क्या है? अहम हिस्सा है। यह ग्रह पर ज़्यादातर पानी जमा करने का काम आती है। सालाना करीब 5,05,000 किलोमीटर क्यूब पानी वर्षा के रूप में गिरता है। वर्षा का वितरण इस प्रकार है, कुछ देख सकते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया के मानसूनी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा होती है। महाद्वीपीय जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होगी, जो कि हमने सारी चीज़ें पहले ही बता दी है। जबकि आंतरिक भागों में कम होगी। वही बताया ना कि समुद्र तटीय क्षेत्र से जितना दूर जाएंगे उतनी ही बारिश कम होगी, जितना हम समुद्र तटीय क्षेत्रों के पास होंगे उतनी ही वर्षा अधिक होगी। ठीक है। और यहाँ पर हमने बताया कि दक्षिणी पूर्वी एशिया जो मानसून क्षेत्र है वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। मानसीन राब जो होता है, इनकी मेघालय में मानसीन राब है ना, तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। आगे हम बताएंगे उसे भी। और महासागरों पर सबसे ज़्यादा महासागरों पर ज़्यादा वर्षा होती है, क्योंकि जबकि स्थलीय भागों पर कम है। अगर स्थल और जल में महासागर में देखा जाए, महासागर और महाद्वीपों पर, तो महासागरों में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मतलब कि ज़्यादा बारिश होती है महाद्वीपों की अपेक्षा। ठीक है। भूमध्य रेखा के 35 डिग्री भूमध्य रेखा के 35 डिग्री और 40 डिग्री की उत्तरी 35 डिग्री और 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच पूर्वी तटों पर ज़्यादा वर्षा होती है, और पश्चिमी तटों की पश्चिमी की तरफ कम होती है। ठीक है। पश्चिम की तरफ कम होती है। आगे देखते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय और ध्रुवों के आसपास के रेगिस्तानीय क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। ध्रुवों पर या फिर उपोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं, रेगिस्तानीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर वर्षा कम होती है। भूमध्य रेखीय बेल्ट और ठंडे समशीतोष्ण क्षेत्रों में पश्चिमी भागों में वर्षा पूरे साल समान रूप में होती है। ठीक है। आगे हम देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर लगा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है भारत के मेघालय राज्य में माशिन राम में होती है। ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? माशिन राम। ये कहाँ पर है? मेघालय राज्य, भारत के मेघालय राज्य में है। ठीक है। माशिन राम में औसतन जो सालाना बारिश होती है वो 11,871 मिलीमीटर बारिश होती है। ठीक है। माशिन राम में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च भूमि जलवायु है। ठीक है। और यहाँ बंगाल की खाड़ी की वजह से, जो बंगाल की खाड़ी है ना, तो बंगाल की खाड़ी की वजह से काफ़ी नमी हो जाती है, और 1491 मीटर ऊंचाई वाले खासी पहाड़ियाँ की वजह से यहाँ पर नमी संघनित हो जाती है। इनकी पहाड़ी भी है और यहाँ पर जल स्रोत भी है, तो एक तरीके से इसी कारण से यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है। आगे हम देखते हैं संवहनीय वर्षा। अब जो हमने देखा वर्षा के प्रकार जो है 3 प्रकार, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। तो सबसे पहले देखते हैं संवहनीय वर्षा। इस तरह की वर्षा जो होती है मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय भागों में होती है। ठीक है। और गर्म हवा हल्की होकर संवहनीय धाराओं के रूप में ऊपर उठती है, जबकि जब यह ऊपर यानी कि वायुमंडलीय में पहुंचती है तो ये कम तापमान के कारण ठंडी हो जाती है, और ये परिणाम स्वरूप संघनन की क्रिया होती है और कपासी मेघों का निर्माण करती है, और इससे अल्पकाल के लिए बिजली कड़कने तथा गर्जन के साथ साथ मूसलाधार वर्षा होती है। ठीक है। तो ये है संवहनीय वर्षा। ठीक है। कि आगे हम देखते हैं पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा में क्या होता है कि एक तरीके से जब भी संतृप्त हवा किसी भी पर्वत से टकराती है ना, कोई भी पर्वत है, जब भी उससे क्या बादल टकराते हैं तो क्या होगा, बादल टकराते हैं तो ऊपर उठने लगती है और फैलती है, और ऊपर उठने के कारण हवा का टेम्परेचर जो है गिरता जाता है और नमी संघनित होती जाती है। जो नमी है वो संघनित होती जाती है। इस तरह की वर्षा में पवनमुखी ढालों पर ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है। तो यानी कि जो पवनमुखी यानी इस साइड वाला जो होता है, जिस साइड बादल होगा उस साइड ज़्यादा बारिश होगी, और जिस साइड नहीं होगा उसको बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, यहाँ पर कम बारिश होती है। और पर्वत की जिस ढाल पर गवा टकराती है उसे पवनमुखी कहते हैं। वही पवनमुखी में ढलान पर सबसे अधिक मतलब कि ज़्यादा बारिश होती है। तथा वर्षा इसी ढाल पर होती है। इसे वृष्टि ढाल भी कहा जाता है। पर्वत के जिस ढाल के सहारे हवा नीचे उतरती है उसे पवन विमुखी ढाल कहते हैं। इसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। आगे हम देखते हैं चक्रवातीय वर्षा जो होती है, साइक्लोनिक रेंस जो होते हैं, उसके विषय में देखते हैं। तो इस प्रकार की वर्षा गर्म और शीतल वायु राशियों के आपस में मिलने की वजह से होती है। जो हमने बताया था ना वायु राशियों में, तो वायु राशियाँ जो होती हैं, गर्म वायु राशियाँ और गर्म वायु राशियाँ और ठंडी वायु राशियाँ जब आपस में मिलती हैं तब ये सारी चीज़ें चक्रवात का निर्माण करती हैं, और फिर वर्षा का निर्माण होता है। क्योंकि हल्की हल्की गर्म ऊपर की ओर उठती है तथा भारी शीतल वायु नीचे की ओर बैठती है, अतः ऊपर उठने वाली वायु ठंडी होकर वर्षा करने लगती है। इस प्रकार गर्म प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय कटिबंध क्षेत्रों में करती है। मतलब कि ये जो घटना होती है प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। अब ये चीज़ हम थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये मान लीजिए
यहाँ पर लिखा गया है जो कह रहा है कि एक तरीके से जो ठंडी हवाएं हैं तेज से चलिए और एक गर्म हवाएं जब आपस में मिलती हैं तो क्या होता है, गर्म हवाएं जो होती हैं यहाँ से नमी लेकर ऊपर उठने लगती हैं और ऊपर उठती हैं तो इनका टेम्परेचर घटता जाता है। जैसे ही टेम्परेचर घटता जाएगा तो यहाँ पे आर्द्रता सामर्थ्य जो होगी वो एक तरीके से घटती जाएगी और वहाँ पर जो उसके अंदर जलवाष्प है वो संघनित होने लगेंगे और वर्षा का निर्माण होने लगेगा, संघनित होकर वर्षा करने लगेंगी। ये चक्रवाती चक्रवात के रूप में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा, चक्रवाती वर्षा। इस तरीके से हमने देखा इस यूनिट नंबर 6 जो था फिजिकल जियोग्राफी का यूनिट नंबर 6 हमने देखा। इसमें हमने कंप्लीट डिस्कस किया जितने भी टॉपिक्स थे। आई होप दैट कि ये आपको टॉपिक्स जितने भी हमने बताए सारे टॉपिक्स अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। तो और आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा और इसमें अगर कोई भी हमारे वीडियोस में कोई भी सुधार चाहते हैं, कोई भी बदलाव चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उसको अप्लाई करने की जरूर कोशिश करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। एंड हम जल्दी मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय।